14,000 रुपये से शुरू की गई कंपनी आज बिलियंस डॉलर का कारोबार करता है। किसे पता था कि एक गुब्बारे बेचने वाला इंसान एक दिन ऐसी कंपनी का मालिक बनेगा जिसका नाम सचिन और विराट के बल्ले पर दिखने वाला है। उस दिन ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी तो बैट बनाता होगा, लेकिन आज पता चला कि ये कंपनी तो टायर बनाता है। कार, बस, ट्रक, बाइक को तो छोड़ो, ये कंपनी फाइटर प्लेन सुखोई तक के लिए भी टायर बना चुका है। दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री और इनके मालिक है KMMN पिल्लाई, जिसने न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी अपना झंडा गाड़ा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि कभी MRF की एक शेयर प्राइस की कीमत 11 रुपये हुआ करता था, लेकिन आज इस कंपनी की एक शेयर प्राइस की कीमत 1.5 लाख को भी टच कर चुका है। दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की कहानी आज आप इस वीडियो में जानोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे द फैक्ट ब्रदर यूट्यूब चैनल पर। MRF की स्थापना KMMN पिल्लाई ने किया था, जिनका जन्म केरल में स्थित एक सीरियाई ईसाई परिवार में हुआ और KMMN अपने 9 अन्य भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। हालांकि उनके पिता एक बैंक के साथ साथ एक अखबार के भी मालिक थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने न्यूज़पेपर में छापा करते थे। एंड इसी काम की वजह से उनके पिता की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें तत्कालीन श्रवण को रियासत ने 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। रातों रात KM अमीर से सड़कों पर आ गए और अपने पिता की गिरफ्तारी के दिन से ही KMMN सेंट थॉमस हॉल के फर्श पर सोने लगे। दरअसल जब KMMN के पिता को जेल में डाला गया तो उस वक्त तक KMMN मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहे थे और उसी एक्सीडेंट के बाद KMMN को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जैसे तैसे करके उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया। अब उनके फैमिली की जिम्मेदारी KMMN के सर आ गई। शुरुआत में तो वो मार्केट से बलून खरीदते थे और उनमें हवा भरकर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एंड कई जगह पर जा जाकर बेचते थे। ऐसे चुनौतीपूर्ण हालातों से गुजारा करते हुए जब उन्होंने एक अच्छी खासी रकम प्राप्त की तो KM ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1946 में मात्र 14,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ खुद से खिलौने और गुब्बारे बनाना और उसे बेचना शुरू किया। ये काम उसे पहले से भी ज्यादा पैसा दे रहा था, लेकिन KMMN को इस काम से भी खुशी नहीं मिला और 1949 तक उनकी इस काम ने लेटेस्ट कॉस्ट खिलौने, दस्ताने और गर्भ निरोधक बनाने तक का विस्तार कर लिया। इससे उन्हें पहले से दुगना ज्यादा पैसा मिल रहा था, लेकिन KMMN को इस काम से भी खुशी नहीं मिला। उन्हें तो इंतजार था किसी बड़े काम का और किस्मत भी तो देखो, उन्हें वो बड़ा काम मिल भी जाता है। दरअसल कुछ सफलता मिलने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर बातचीत शुरू की। तभी उनकी नजर अपने चचेरे भाई के काम पर पड़ी। उनके चचेरे भाई टायर रिटेलिंग का काम करते थे। टायर रिटेलिंग का मतलब है पुराने घिसे हुए टायर को लेकर उसे फिर से नया बनाना। सीधे शब्दों में कहे तो टायर पर नया डिजाइन और पैटर्न तैयार करना। KMMN ने देखा कि उनके चचेरे भाई के कामों में इस्तेमाल किए जा रहे थ्रेड रबर विदेशी कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा है, तो KMMN ने स्थानीय खिलाड़ियों की इस कमी को एक अवसर के रूप में देखा और 1952 में एक प्रकार का ट्रेड रबर बनाना शुरू किया जो विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए गए रबर से बेहतर था। MRF ने तेजी से बिक्री की और 1956 तक बाजार का 50% हिस्सा अपने नाम कर लिया। KMMN पिल्लाई ने ट्रेड रबर के कामों में सफलता पाने के बाद सोचा कि क्यों न अब डायरेक्ट टायर बना दिया जाए। यह एक बड़ा निर्णय था क्योंकि इसे करना आसान नहीं था, लेकिन इसी सोच की वजह से भारत की सबसे बड़ी टायर कंपनी MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री की शुरुआत हुई और अब MRF ने मैन्सफील्ड टायर एंड रबर नामक एक अमेरिकी टायर बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर टायर बनाने का फैसला किया। लेकिन MRF ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल MRF के पार्टनर यानी मैन्सफील्ड टायर एंड रबर ने वे टायर बनाए जो भारतीय सड़कों के लिए सही नहीं थे। भारत के सिद्धांत को समझे बिना बनाए गए टायर खराब साबित हुए। इससे MRF को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऊपर से जल्द ही अफवाहें फैलने लगी कि भारतीय कंपनियां कभी क्वालिटी टायर नहीं बना सकता। शायद ये बात विदेशी कंपनियों द्वारा उकसाया गया था। जब ये घटना घटी तो उस समय इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर मुख्य रूप से 3 कंपनियां राज कर रहे थे, जिनमें गुडईयर, डनलप और फायरस्टोन जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। दरअसल इन तीनों कंपनियां इंडिया में इस हद तक राज कर रहे थे कि टायर की प्राइस से लेकर प्रोडक्शन सप्लाई कहां करना है ये सब यही तीनों कंपनियां मिलकर तय करते थे और दूसरी कंपनियों को मार्केट में उतरने ही नहीं देते थे। बाई चांस अगर कोई दूसरी कंपनी आ भी गई तो उसे बदनाम करके हटा देते थे। ये तीनों कंपनियां कार्टेल की तरह काम करते थे, जिससे भारतीय टायर बाजार पर उनकी पकड़ मजबूत होती थी। इन तीनों कंपनियों में से डनलप सबसे मेन कंपनी था क्योंकि भारतीय सरकार से मिलने वाले ऑर्डर सबसे ज्यादा डनलप ही
एक्सपोर्ट करता था। एक समय ऐसा भी आया जब एमआरएफ की हालात काफी खराब हो गया था। कंपनी को सरकार से मिलने वाले ऑर्डर पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए उन्होंने सरकार से यह सिफारिश की कि उन्हें सरकारी ऑर्डर का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए ताकि उनकी कंपनी बच सके। लेकिन उसे साफ साफ कहा गया कि वे सिर्फ वही पाने के हकदार हैं जो डनलप को लगता है। बताओ, विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया में इस हद तक राज कर रही थी कि सरकार भी टायर का पूरा कारोबार विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंप देते थे। ऐसा करना सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा बन सकता था। और विदेशी कंपनियां बाजार में अपनी पकड़ इस हद तक मजबूत कर चुके थे कि अगर कभी भारत में युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति होता है तो सरकार को विदेशी कंपनियों पर निर्भर होना पड़ सकता था। और ये कंपनियां तब सरकार से अपनी मनचाहे कीमतें वसूल सकते थे, जिससे देश को भारी नुकसान हो सकता था। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार को दखल देना पड़ा। सरकार ने तय किया कि इस गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा और सभी कंपनियों के लिए बराबरी का मौका दिया जाएगा। इससे एमआरएफ को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। और फिर 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके नए कारखानों की नींव रखी। इसके बाद एमआरएफ ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सरकारी बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जोरदार मुकाबला किया। अब जब सभी को समान अवसर मिल गए तो एमआरएफ ने अपना ध्यान घर घर में मशहूर होने के बारे में सोचा। उस समय यह एक नया कदम था क्योंकि एमआरएफ ने अभी अभी B2B भारतीय टायर बाजार में कदम रखा था और अब वह खुदरे क्षेत्र में धूम मचाने के बारे में सोच रहा था। इसके लिए एमआरएफ ने अपनी कंपनी को एक ब्रांड में बदलने के लिए भारतीय विज्ञापन के पिता कहे जाने वाले एलिक पद्मसी को काम पर रखा। दरअसल ये वही इंसान है जिन्होंने बजाज, सर्फ और फेयर एंड हैंडसम सहित 100 से अधिक ब्रांडों के साथ काम कर चुके हैं और क्लियो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने जो विज्ञापन जगत में ऑस्कर के बराबर है। एमआरएफ ने जब एलिक पद्मसी को काम पर रखा तो एलिक ने सीधे ग्राहक तक जाने का फैसला किया। वे उन लोगों से मिले जो टायर का सबसे ज्यादा उपयोग करते थे, जैसे कि ट्रक ड्राइवर। इससे उन्हें यह पता चला कि ट्रक ड्राइवर को मजबूत और टिकाऊ टायर चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक चल सके। जिसके बाद उन्होंने 1964 में एमआरएफ मसल मैन बनाया जो एमआरएफ के टायर की ताकत का प्रतीक था। और बाद में 1980 के दशक के दौरान टीवी विज्ञापनों में भी इसका इस्तेमाल किया गया, जिससे एमआरएफ आम लोगों के बीच काफी हद तक पॉपुलर हो चुका था और लोग भी एमआरएफ की ही टायर लगवाना पसंद करते थे। 1964 में ही एमआरएफ ने अपना पहला विदेशी ऑफिस बेरूत में खोला और 1967 में एमआरएफ अमेरिका को टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई, जिसने उन्हीं विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया जो कभी एमआरएफ के घरेलू मैदान यानी भारत पर हावी हुआ करता था। अब वे अपने देश पर वापस लड़ाई लड़ रहे थे। इतने कम समय में एमआरएफ ने शानदार तरीके से स्थिति बदल दी। देश में अपनी पहचान बढ़ाने के लिए एमआरएफ ने देश के विभिन्न हिस्सों में डीलरों से जुड़ने के लिए कड़ी मेहनत की, जिससे उन्हें भरोसा हुआ कि एमआरएफ ही सही विकल्प है। एमआरएफ ने शुरुआत में मैन्सफील्ड टायर एंड रबर के साथ मिले शुरुआती संघर्ष से सीखकर उन्होंने ऐसी टायर बनाने पर ध्यान दिया जो भारतीय सड़कों के लिए सही हो। एमआरएफ सिर्फ टायर बनाने तक सीमित नहीं रहे, उसने मोटर स्पोर्ट और क्रिकेट में भी निवेश किया, जिसमें सचिन और विराट से लेकर कई बड़े खिलाड़ियों को टारगेट किया गया और एमआरएफ का नाम इन खिलाड़ियों के बल्ले पर लगाया गया। दरअसल इसमें KMMN मैप्ले ने बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को टारगेट किया था। देखो, जब यही बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि एमआरएफ बैट नहीं बल्कि टायर बनाता है, तो वो अपनी बाइक या कार में एमआरएफ का ही टायर लगवाना पसंद करेंगे क्योंकि वो एमआरएफ का नाम बचपन से ही जानते हैं। इसे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं जो KMMN मैप्ले को अच्छे से आता था। 1980 के दशक में एमआरएफ ने नॉलैंड टायर भी बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें बस एंड ट्रक के लिए तो वो पहले से ही टायर बना रहे थे, लेकिन नॉलैंड टायर के आते ही एमआरएफ ने पैसेंजर कार पर भी कब्जा कर लिया। एमआरएफ के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। नॉलैंड टायर इंडिया में खूब बिक रहे थे, लेकिन 1979 में मैन्सफील्ड टायर एंड रबर के साथ एमआरएफ का रिलेशन खराब होने लगता है और वो आगे चलकर दोनों अलग हो जाती हैं, जिससे एमआरएफ का नाम बदलकर मद्रास रबर फैक्ट्री रख देती है। एमआरएफ अब इतना बड़ा कंपनी बन चुका था कि उनका नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छाने लगा था। लेकिन एमआरएफ के लिए इतना सक्सेस काफी नहीं था और विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर साल दर साल अपने आप को इम्प्रूव करते गए। और साल 1988 में जब मारुति ने इंडिया में अपनी मारुति 800 को लॉन्च किया तो उसमें भी एमआरएफ के ही टायर लगे थे। फिर 1989 में एमआरएफ ने दुनिया की सबसे बड़ी खिलौने बनाने वाली कंपनी हैसब्रो के साथ मिलकर फन स्कूल ब्रांड लॉन्च किया और उसी साल कन्वेयर बेल्ट बनाना भी शुरू कर देते हैं, जिसे आपने एक न एक बार एयरपोर्ट्स पर देखे ही होंगे। एमआरएफ अभी तक कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल के लिए टायर बनाते थे, लेकिन 2004 में एमआरएफ ने जिग्मा टायर बनाया जो कृषि कार्य के लिए उपयोगी हो। फिर 2008 में एमआरएफ ने इंडियन एयरफोर्स सुखोई 13 के लिए भी टायर बनाए एंड इसी सक्सेस की वजह से 2007 में कंपनी ने
$1 बिलियन का कारोबार पार कर लिया था। उसके 4 साल बाद यानी 2011 में $2 बिलियन की सीमा पार कर ली। अगर किसी निवेशक ने जनवरी 2011 में 1 लाख रुपए में एमआरएफ के 13 शेयर खरीदे होते तो उन्हें एक दशक बाद यानी जनवरी 2021 में 12 गुना रिटर्न मिलता। आज कंपनी के शेयर भारतीय शेयर बाजारों में सबसे ज्यादा कीमत पर उपलब्ध है। आज एमआरएफ की बाजार हिस्सेदारी 25% है और यह दुनिया भर के 65 से भी ज्यादा देशों में अपना टायर एक्सपोर्ट करते हैं और सिर्फ विदेशों से साल का $3 बिलियन अर्न करते हैं यानी कि 25,000 करोड़ रुपए और इसकी कीमत 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कंपनी टायर बनाने के अलावा ट्यूब, पेंट, कन्वेयर बेल्ट और खिलौने भी बनाता है। एमआरएफ की कहानी राष्ट्रीय गौरव की कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति ने विदेशी कंपनियों को टक्कर देकर अपनी टायर कंपनी को सबसे लोकप्रिय भारतीय ब्रांड बना दिया। और दोस्तों एमआरएफ को 2024 तक 14 बार जेटी पावर अवार्ड से नवाजा गया है और ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो अपना प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर को मेंटेन कर पाते हैं। दोस्तों एमआरएफ की कहानी हमें सिखाता है कि कोई भी इंसान अपने मन में बड़े सपने की चाह रखने से न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर सकता है। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने एलोन मस्क की सीक्रेट ऑफ सक्सेस वाली इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर से जाकर देख लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।